जय श्री कृष्णा। तो मैं आज लेके आ गया हूँ आपके प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी इन सबकी प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन चीज क्या है इसमें, चूंकि पढ़ना में बहुत कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें पढ़ना बहुत कम है। इसमें फ्रेंड्स 2 ही ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या हो गया, इसकी बेसिक्स, इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा हो गया नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स हमें 2 ही टॉपिक जनरली पढ़ना है और फ्रेंड्स उसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हम जानते हैं कि इसके अलावा और क्या होता है। तो इसके अलावा होता है हमारे पास डबल सॉल्ट। तो आइए देखते हैं कि इन डबल सॉल्ट में बात करें तो इन सॉल्यूशन इट डिसोसिएट कंप्लीटली। वहीं बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो इन सॉल्यूशन इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो फ्रेंड्स एग्जांपल थ्रू इसको समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फ्रेंड्स ये किसका एग्जांपल है, पोटासियम। फ्रेंड्स ये फार्मूला जरूर हम याद रखेंगे, ये किसका फार्मूला है, पोटासियम का। जी हां फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर डबल सॉल्ट की बात की जाए, इसको डिसोसिएट किया जाता है, इसको डाला जाता है, इसको डिसोसिएट किया जाता है वाटर में डालने के बाद। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मींस ये K2SO4 Al और एल्युमिनियम ये सारे टेस्ट देते हैं अलग अलग, मींस सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पोटेशियम का टेस्ट होगा और ये मींस ये दोनों अलग अलग होंगे, बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होंगे, सारे अलग अलग हो जाएंगे। पोटेशियम अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है वो अलग नहीं होंगे, वो साथ में रहेंगे हमेशा। सिर्फ पोटेशियम का हमें टेस्ट मिल पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट लूज इट्स कंप्लीटली आइडेंटिटी और इट कीप इंटैक्ट सम ऑफ इट्स आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी लूज करता है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या जाता है, ये था कंपाउंडिंग, लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो क्या हो गया, सारे डिसोसिएट हो गए, सारे अलग अलग हो गए, तो उसकी कुछ आइडेंटिटी नहीं बची। वहीं बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो फ्रेंड्स इसमें कुछ पार्ट ही डिसोसिएट हुआ है, सिर्फ पोटेशियम ही हटा है, बाकी सब तो साथ में है। तो ये आइडेंटिटी फुली लूज नहीं करता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल द इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम टेस्ट करवाते हैं, सपोज एल्युमिनियम का टेस्ट कराते हैं, पोटेशियम का टेस्ट कराते हैं, ये सारे टेस्ट देंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है, क्या अगर साइनाइड का टेस्ट कराएंगे तो वो टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आयन के प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए ये आयन टेस्ट नहीं देगा। तो ये पॉइंट लिखा गया हमारे थर्ड में, इट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। और फ्रेंड्स फोर्थ इसके एग्जांपल है, एग्जांपल भी जरूर से हम याद रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि बताइए जो पोटास एलम है वो किसका एग्जांपल है, तो हम याद रहेगा वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। चलिए फ्रेंड्स अब कुछ बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी की। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर हो गया, आयन स्फीयर हो गया, ये सब टर्म ये होती क्या क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, तो इट इज एन एक्सेप्टर एटम कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल टू व्हिच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड आर अटैच्ड टू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ एलिमेंट। फ्रेंड्स ये है हमारा सेंट्रल मेटल। यहाँ पे बात करें तो कोबाल्ट जो है हमारा सेंट्रल मेटल। तो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल क्या होता है, ऐसा मेटल जिसके पास पहली चीज तो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसके पास जो प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं हम लिगेंड, और ये लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है। तो सेंट्रल मेटल हम याद रखेंगे, सेंट्रल मेटल के पास क्या होना चाहिए, इट इज एन एक्सेप्टर एटम कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इन व्हिच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड आर अटैच्ड। फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। तो उसे हम बोलते हैं क्या, हमारा सेंट्रल मेटल। अब बात करते हैं लिगेंड की, लिगेंड क्या होता है। ये तो हमने देख लिया, यहाँ कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, ठीक है, ये क्या करता है। और एक चीज और याद रखना है फ्रेंड, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो लोन पेयर एक्सेप्ट को एक चीज और बोली जाती है, वो क्या होती है, लुईस एसिड। सॉरी, ये क्या होती है, लुईस एसिड। तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे यहाँ पे सेंट्रल जो मेटल होता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। आप शॉर्टर की बना सकते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर से हम याद रखेंगे लुईस और एक्सेप्टर से याद रखेंगे एसिड। तो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लुईस एसिड। ये पॉइंट फ्रेंड जरूर से हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड क्या है, द मॉलिक्यूल और आयन दैट बॉन्ड टू द मेटल आयन आर नोन एज लिगेंड। जैसे मैंने बताया कि ये लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जनरली क्या करते हैं, मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। एंड इट्स लिगेंड द सेंट्रल मेटल एंड इट्स लिगेंड कंस्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट स्फीयर। हाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए
जो मेटल आयन था, मेटल एटम था, उसने क्या किया, लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो वो हो गया हमारा लुईस एसिड। वहीं बात करें लिगेंड की, तो इसने क्या किया, इसने लोन पेयर डोनेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। ये क्या हो जाता है हमारा लुईस बेस। फ्रेंड्स ये जरूर से याद रखना, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। तो लुईस बेस को आपको, लुईस एसिड को आपको सिंपली याद रखना है कि एलपी एक्सेप्टर, ठीक है, दोनों सेम चीज दिख रही है लगभग, एल से याद रखेंगे लुईस और एक्सेप्टर से एसिड, तो लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड, और लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो होते हैं लुईस बेस। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ बताया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है देखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल आयंस बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच्ड है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड है, वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज अगर एग्जांपल की बात करें, तो अगर इसमें एग्जांपल तो देखिए ये है हमारा सेंट्रल मेटल, इसके साथ कितने 6, ये 6 अमोनिया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो इसका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। वहीं यहाँ पे बात करें तो साइलेंट कितने बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। तो हम ऐसे याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन किसे बोल रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उससे ही हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अब वो क्या होता है, अब देखिए समझते हैं। अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल, मींस क्या है, अगर यहाँ पे हम Cl को हटा दें तो इसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो हम याद रखेंगे इसके ऊपर क्या चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और a species carrying either positive or negative charge in which the central metal ion is surrounded by coordinate bond by a substituted number of ligand, means उसमें सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड प्रेजेंट होते हैं और उस पर चार्जेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है लिगेंड के बारे में। फ्रेंड्स लिगेंड का क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि उनके चार्जेस के बेसिस पे पूछे जाते हैं, या तो उनके डोनर साइड के बेसिस पे या तो उनकी बॉन्डिंग बेसिस पे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो अगर बात करें बेसिस ऑफ चार्जेस पे, तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया हमारा नेगेटिव लिगेंड, दूसरा हो गया पॉजिटिव लिगेंड और तीसरा हो गया न्यूट्रल लिगेंड। अब फ्रेंड्स इसकी मीनिंग आप सिंपली समझ सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव लिगेंड कौन से लिगेंड होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव लिगेंड कौन से लिगेंड होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। उसके बाद कर लें नंबर ऑफ डोनर साइड। फ्रेंड्स अभी डोनर साइड क्या है फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहे हैं, वो सेंट्रल एक जो हमारे पास लिगेंड है, एक लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल के साथ एक बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट, तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड। और अगर एक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसे बोलते हैं बाइडेंटेड, और अगर वो 2 से ज्यादा बना रहा है तो उसे बोलते हैं हम पॉलीडेंटेड। फॉर एग्जांपल से याद सकते हैं, जैसे देखिए ऑक्सलेट दिया हमारे पास, ऑक्सलेट दिया तो क्या है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल के साथ क्या ये 2 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे बाइडेंटेड। अब इसके बाद बात कर ले हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये इसमें क्या डिफरेंस, कितने टाइप के होते हैं हमारे लिगेंड। तो पहला हो गया हमारा चिलेटिंग लिगेंड। अब ये क्या होता है, अब बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड इन विच form more than one coordinate bond in such a way that a ring is formed। अब चिलेटिंग लिगेंड पर हम इससे एक चीज और याद रखेंगे, चिलेटिंग लिगेंड और चिलेटिंग रिंग, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। चिलेटिंग रिंग क्या होती है, चिलेटिंग रिंग लिगेंड के कारण ही बनती है चिलेटिंग रिंग। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए पहली चीज तो ये पॉलीडेंटेड और जो पॉलीडेंटेड और बाइडेंटेड होते हैं वही बनाते हैं, मोनोडेंटेड चिलेटिंग रिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि पहली चीज क्या करना है, उन्हें एक रिंग बनानी है, ठीक है। तो जो पॉलीडेंटेड होते हैं और बाइडेंटेड ये क्या एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इसी को बोलते हैं हम चिलेटिंग रिंग, ठीक है। अब ये बात कर ले एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो फ्रेंड्स एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो दोनों साइड से मींस 2 एटम से शेयरिंग कर सके। जैसे अगर बात करें हमारे पास क्या है NO2, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक बार ऑक्सीजन भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक बार नाइट्रोजन भी बना सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा लिगेंड जिसमें 2 एटम अलग अलग एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड राइट्स इट्स टू एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं इसमें बताया गया है दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मींस ऐसा क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड होता है, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स सच एज एग्जांपल लिया है बोरोन, फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी विद ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो
इन द ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मींस। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं पर इसके यूजेस क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, आइए वो देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा फ्रेंड्स ये एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनकी डेफिनेशन सही है। इन्होंने क्या बोला था कि कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम। ठीक है, कार्बन एटम कहाँ है हमारे पास, देखिए ये है कार्बन और वो क्या मेटल से अटैच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर ये देखा जाए तो ये मेटल है और ये इसी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, कार्बन क्या है डायरेक्टली प्रेजेंट है मेटल के साथ, कार्बन और जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम आर कॉल्ड। ठीक है, तो मेटल एटम के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच होना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेड प्रेजेंट है और C2H5 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें कार्बन भी है, तो वो उससे अटैच हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, टेट्राइथाइल लेड, इसे क्या बोल रहे हैं हम, टेट्राइथाइल लेड इज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होते हैं कि जो कि आवाज की कमी, आवाज कहीं ऐसा होता है कि हम मैकेनिकल ये यूज करते हैं तो उसमें क्या आवाज आती है जो हमें हमारे लिए क्या बोलते हैं प्रॉब्लम बन जाती है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं जिससे उसकी वॉइस कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं जिग्लर नाटा कैटलिस्ट। फ्रेंड्स इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट बहुत फेमस है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन और अदर एल्कीन्स। फ्रेंड्स एथिलीन ये तो फ्रेंड्स आपके दूसरे कंपाउंड पॉलीमर में फ्रेंड्स ये यूज हो सकता है कि जिग्लर नाटा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। और फोर्थ पॉइंट है विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ सम एल्कीन्स। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें बात की गई चिलेट की, हमने भी बात करी चिलेट रिंग की। ठीक है, चिलेट लिगेंड की बात करी हमने। चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो कि लिंक मेटल आयन से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर चिलेट्स, गिवन एग्जांपल, राइट एन इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट, की इंपॉर्टेंस क्या है चिलेट बनने की। ठीक है, तो चिलेट इज एन मल्टी-डेंटेड लिगेंड व्हिच आर कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन इन द कंपाउंड द प्रोसेस कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है मल्टी-डेंटेड लिगेंड मींस या तो वो बाइडेंटेड हो या तो वो पॉलीडेंटेड हो, मोनोडेंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसमें देखिए यहाँ पर रिंग बन गई है, ये स्टार्टिंग ये पूरी एक रिंग बन गई है। ठीक है, यहाँ भी एक रिंग बन गई। तो फ्रेंड्स इसी रिंग को क्या बोलते हैं हम, चिलेटिंग रिंग। इसी रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग रिंग। अब इसके कारण क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर आइए वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ सम एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दे आर यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। जी हां फ्रेंड्स, इसका यूज क्या लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के डिफरेंस में सेपरेशन में भी यूज किया जाता है। इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, और से यूज किया जाता है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जी हां फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक पॉइंट और याद रखेंगे कि चिलेटिंग रिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है, इस जो चिलेटिंग रिंग के फॉर्मेशन के कारण इस कंपाउंड को बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। जी हां फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फैक्टर होता है इनकी स्टेबिलिटी के लिए तो वो होता है चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। जी हां फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स ये क्या है, नॉमेनक्लेचर। जैसा कि अभी तक हम क्या देखते हैं, अभी तक हम छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस चैप्टर से, जैसे कि आपको पता होगा 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं तो वहां से तो आएंगे, पर फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर आएगा। तो अगर आप इसको 3, 4 जितने स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से देखते हैं फ्रेंड्स, फिर हम छोटे जो इजी हैं पहले उन्हें समझते हैं, फिर हम हार्ड वाले पे जाएंगे कि उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो सपोज पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसका नाम लिखना है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर पे ध्यान नहीं देना। सपोज हमारे पास ये दोनों को कंपेयर करते हैं हम, ऊपर क्या है K4 है, नीचे क्या है K3 है, लेकिन दोनों में नाम क्या आया पोटेशियम। मींस यहाँ पे नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, चार्ज की काउंटिंग में आता है नंबर का इंपॉर्टेंस। तो स्टार्टिंग में याद रखना है, स्टार्टिंग में जो लिखा गया है एटम, जो एलिमेंट लिखा गया उसका नाम लिखना है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है। अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज आती है नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखना है, उसकी काउंटिंग लिखनी है कितने लिगेंड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, साइनाइड ही लिगेंड प्रेजेंट है और वो भी 6 है। ऊपर भी देखें तो साइनाइड ही है और वो भी 6 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सासाइनो। ठीक है, हेक्सासाइनो। अब इसके बात करें, यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे फेरेट क्यों हो गया, आयरन था फेरेट क्यों हो गया। तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे जब भी ये कॉम्प्लेक्स आयन स्फीयर है उसके स्टार्टिंग में अगर कोई एटम प्रेजेंट है, कोई आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, तो जब भी प्रेजेंट है तो आयरन क्या हो जाता है, फेरेट। हमारा आयरन क्या हो जाता है,
आयरन हो जाता है फेरेट, ठीक है। आयरन क्या बोलते हैं उस टाइम पे, फेरेट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फेरेट। उसके बाद फ्रेंड अब ये बात कर ले कि K4 K3, हमने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 था, उसको हमने यूज कर लिया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इसका पता कैसे चलता है? तो फ्रेंड इसका फैक्टर एक ही होता है चार्ज पे। अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं, चार्ज, टोटल नंबर सेंट्रल एटम है जो उस पर कितना चार्ज है वो लिखते हैं हम वहां पे। तो अगर इसमें देखें हम, तो देखिए इस पे कितना K है, जनरली क्या होता है +1 में होता है, तो इस पे क्या आ गया +3, तो यहाँ पे आएगा हमारा -3, ठीक है। अब -3 बाहर करा, देखिए यहाँ पे क्या है -3, अंदर क्या बच रहा है, -6, साइनाइड के कारण कितना हो रहा है, -6। तो अगर बात करें कि हम आयरन पे कितना परसेंट, देखिए बाहर है कितना, -3 जाना चाहिए, अंदर है -6, तो अंदर ऐसा क्या करा जाए कि बाहर जाके वो -3 हो जाए। ऑब्वियसली फ्रेंड अगर इसमें हम +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा -3 आ जाएगा। तो मींस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, +3, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। वही बात करेगा ऊपर वाले में, तो उसमें देखते हैं, आइए उसमें क्या है, यहाँ पे है +4, तो इस पे +4 है, तो इस पे कितना आ जाएगा, -4। अब अंदर फिर से देखते हैं हम, अंदर कितना है, साइनाइड में -6। अब इस पे कितना डाला जाए कि ऊपर बाहर आने के बाद वो -4 ही बचे। साइनाइड के कारण यहाँ पे कितना आ गया है, -6। अब Fe पे कितना चार्ज डाला जाए कि बाहर आके वो -4 हो जाए। तो ऑब्वियसली फ्रेंड यहाँ पे कितना करेंगे, अगर इसमें हम +2 कर दें तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, हमारा -4। तो इसीलिए यहाँ पे कितना आया, 2। ये हो गई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। यहाँ पे जितनी भी लिखी गई है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल ही है। फ्रेंड्स ये कई बार 0 भी होती देखेंगे, इसका एग्जांपल देख लें। तो फ्रेंड देखिए इसमें स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एटम नहीं था, तो हमने उसका नाम नहीं लिखा। और दूसरी चीज इसके नहीं, चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, 9th वाले देखते हैं, इससे आपका एक और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसको। फ्रेंड इसमें स्टार्टिंग में क्या था, कोई एटम नहीं था, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले हमारा रूल यही है कि हमें स्टार्टिंग वाले का नाम लिखना है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है उसकी नंबरिंग के साथ। तो यहाँ पे क्या लिगेंड कितने हैं, 5, देखिए कार्बोनिल है और लिगेंड कितने हैं, 5, तो हमने लिखा पेंटा कार्बोनिल। अब पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख रहे हैं, आयरन। ऊपर आयरन प्रेजेंट था तो उसे क्या लिखा हमने, फेरेट। तो हाँ हमें याद है कि स्टार्टिंग में जब कोई आयरन प्रेजेंट था, कोई एटम प्रेजेंट था, उसी के कारण हमने लिखा था फेरेट। लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे, आयरन। जी हाँ, उसको लिखेंगे हम आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रेंड्स ये क्या होती है, 0। फ्रेंड्स अब ये सब आप ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 0 कैसे आ गई। तो फ्रेंड्स हमने एक स्लाइड देखी थी, ये सब वहीं से आ रहा है। देखिए यहाँ से हम ये याद रख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो फ्रेंड्स ये देखिए न्यूट्रल लिगेंड, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यहीं से हमें पता चलता है कि उन पे चार्ज कितना हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये जो कार्बोनिल है उस पे क्या चार्ज बिल्कुल 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है वो भी 0 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आइए इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं, 10 नंबर एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो फ्रेंड देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ भी एटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब लिगेंड की नंबरिंग करेंगे। तो लिगेंड पर अब लिगेंड में चीज याद रखेंगे, अब एक लिगेंड था, जब एक से ज्यादा लिगेंड होंगे हमारे पास तो हमें करेंगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि अगर यहाँ पे अमीन है, हमारे पास क्लोरीन है, तो पहले नाम अल्फाबेटिकली किसका नाम आता है, तो पहले क्या आता है, अमाइन का नाम आता है, तो पहले उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अमाइन 2 है तो ये क्या हो जाएगा, डाई अमाइन। उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डाई क्लोराइडो, ठीक है, डाई क्लोराइडो। और फिर अब देखिए प्लेटिनम लिखा है हमने। अब यहाँ पे देखिए हमें ये बात हर चीज से में याद रखनी है, यहाँ पे क्या था, आयरन था, हमने उसको फेरेट कर दिया था। अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में पोटेशियम होता, सपोज पोटेशियम होता, तो ये प्लेटिनम नहीं होता, प्लेटिनेट हो जाता। जी हाँ, ये प्लेटिनम नहीं होता, प्लेटिनेट हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेटिनम। बाकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं, वो क्या आने वाली है, 2, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 2। अब फ्रेंड्स एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम, ये वाला। अब देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, इसीलिए हम इसे देख रहे हैं, क्या आ गया है, ट्रेस। अब ट्रेस होता है, बेस होता है, तो उसका यूज कहाँ करा जाता है, आइए वो देखते हैं। फ्रेंड्स ऐसा लिगेंड, जब हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड आ जाता है जिसके नाम में भी डाई ट्राई आ रहा है, जिसके नाम में भी डाई या ट्राई आ रहा है, तो उसके स्टार्टिंग में हम बेस या ट्रेस लगाते हैं। तो अगर ईएन की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, ईथेन 1,2 डाइअमीन। अब इसके नाम में क्या आ गया, डाई आ गया, तो इसीलिए हमने इसके स्टार्टिंग में बेस नहीं लगा के, डाई नहीं लगा के क्या लगाया, ट्रेस लगाया। जैसे यहाँ पे क्या था, डाइअमीन लगाया था, यहाँ पे क्या था, हेक्सा लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, बेस ट्रेस ये सब चीजें यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 2 ये 3 है अमाइन, तो यहाँ पे लगाया हमने ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल क्या है, निकल, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा हमारा लास्ट में कंपाउंड क्लोरीन। अब ये याद रखिए, देखिए इन सब में लास्ट में आयन स्फीयर के बाद कोई एलिमेंट नहीं आया था, इसमें भी नहीं आया था, इसमें भी नहीं आया था, इसमें आया, तो इसको कैसे करेंगे फ्रेंड, इसको लिखना है हमें ऑक्सीडेशन लिखने के बाद, और उसमें भी हमें नंबरिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। नंबरिंग याद रखेंगे, हमें नंबरिंग नहीं लिखनी है कि क्लोराइड कितने परसेंट है, ये नहीं लिखना है, ठीक है।
सिंपल, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी खत्म हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई एटम एलिमेंट था ही नहीं। यहाँ भी बात करी हमने तो आयन स्फीयर खत्म हुआ, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे क्लोरीन वगैरह कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आयन स्फीयर जहाँ पे खत्म हुआ है उसके बाद फिर क्लोरीन लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोराइड लिखा है उसके बाद, आयन स्फीयर के नंबरिंग की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लोरीन 3% है। अब क्लोरीन 3% है तो ये कैसे पता चलेगा, अब इसका यूज क्या है, 3, जैसे कि ये देखा हमने 3 था यहाँ 4 था, तो उसका यूज कहाँ पे आया, ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरह फ्रेंड्स इसका भी यूज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ही, उससे ही पता चलेगा हमें यहाँ पे 3% है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है फ्रेंड्स इसकी 3, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसकी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और अगर फ्रेंड्स ये सब आपको सारे देखने, फ्रेंड्स ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको कराए गए हैं, और ये सारे आपको ये बात ध्यान में रखते हुए कराया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले हमने इजी दिया, फिर उससे थोड़ा टफ लिया, फिर ये देखा हमने कि जब अगर यहाँ पे इसके पीछे में स्टार्टिंग में अगर कुछ प्रेजेंट नहीं तो क्या होगा, उसके बाद हमने देखा कि जब बेस्ट टेस्ट नाम में जाएगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हो जाता है आपका ये सीरीज कंप्लीट। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं आपको सब करना है, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स आप इतना भी कर लेते हैं, अगर ईमानदारी से इतना भी कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले और इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ तक होती है आपका चैप्टर आज कंप्लीट। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम काफी क्लोज आ गए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।